हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्रेंस। तो हम लोग यहाँ पर अपना चैप्टर आज कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग कौन सा चैप्टर देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में लिया था कि कैसे जो पॉलिटिक्स थी वो डेवलपमेंट के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी। इट मीन्स डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, हर तरह के ग्रुप्स का हमने अलग अलग देखा, यहाँ पर आइडिया था डेवलपमेंट का। और उस पर थोड़ी बहुत हमने पॉलिटिक्स देखी और ये देखा कि कैसे प्लानिंग कमीशन को हमने ऑप्ट किया और ये प्लानिंग कमीशन का आइडिया थोड़ा इन सोशलिस्ट इन नेचर था और इसे कैसे कैसे यहाँ यहाँ तक पहुंचाया गया। ठीक है। तो अब आज हमें जो देखना है वो हमें यहाँ पर देखना है कि जो हमारे प्लानिंग कमीशन ने जो 5 ईयर प्लान्स बनाए। ओके। अब प्लानिंग कमीशन जब एक बॉडी आई तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट किया। वो प्रोसेस ये था कि जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स होंगे हमारी कंट्री के अंदर वो क्या होंगे, एक प्लान के अकॉर्डिंग होंगे। और वो प्लान कैसे बनाया जाएगा, उस प्लान की ड्यूरेशन होगी 5 ईयर्स की। ठीक है। अगर सपोज दैट आपको कोई काम करवाना है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि हाँ इतने टाइम में हमें ये कंप्लीट करना है। अगर आपका सिलेबस है, आपके पास सिलेबस है, तो आप उस सिलेबस को क्या करते हो, आप उसे डिवाइड करते हो कि हमें एक महीने में ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और ये टॉपिक्स हमें इस दिन कवर करने हैं। तो वैसे ही क्या है, जो डेवलपमेंटल वर्क था हमारी कंट्री का, उसे प्लानिंग कमीशन ने बोला कि अगले आने वाले 5 सालों में हमें एक्स वाई जेड काम करने हैं और इनके लिए हम बजट एलोकेशन करते हैं। ठीक है। तो ये था बेसिकली 5 ईयर प्लान का मतलब। एक बार प्लानिंग कमीशन आएगा यहाँ पर, वो बताएगा कि क्या है, 5 ईयर प्लान हमने बना लिया है और इस प्लान में ये रहेगा। अब इसके देखिए कुछ फायदे होंगे, कुछ इसके नुकसान भी होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं इससे क्या होगा। इससे सबसे पहले यहाँ पर ये होगा कि हम लोग जब प्लान्स बनाएंगे ना, तो प्लान्स का फायदा ये होगा कि हम लोग लॉन्ग टर्म में क्या है, एक अप्रोच रख पाएंगे अपने पास। इट मीन्स सपोज दैट हमें कोई डैम बनाना है। अब डैम 1 साल में या फिर 6 महीने में तो बनता नहीं है, या फिर हमें कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, या फिर हमें कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यहाँ पर R&D का कुछ वर्क करना है। ठीक है। तो R&D का वर्क या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क 1 साल का तो होता नहीं है, या फिर न्यूक्लियर रिसर्च करनी है। तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म विजन चाहिए होता है। और जब लॉन्ग टर्म विजन होगा आपके पास, तभी आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को आगे ले जा पाओगे। ठीक है। तो 5 ईयर प्लान्स के थ्रू हमने क्या किया, हमने यहाँ पर टैकल की अपनी ऐसी प्रॉब्लम्स को जिन्हें हम शॉर्ट टर्म में कवर नहीं कर सकते थे। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे तो फिर सारा चीज हम 5-5 साल के लिए ही करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमने क्या किया, जो हमारा बजट था ना, ऑफ कोर्स ये जो हमारा प्लानिंग कमीशन जो भी प्लान्स बनाएगा वो बजट के अराउंड ही तो बनाएगा, बिना पैसे को तो होता नहीं है कुछ। तो प्लानिंग कमीशन क्या करेगा, वो डील करेगा आपके प्लान्ड पार्ट से। प्लान्ड पार्ट का मतलब क्या है, हमारा बजट होगा, सपोज दैट हमारे पास 100 रुपीज है। ठीक है। अब इन 100 रुपीज से हमें क्या करना है, अब हमने इसमें ये डिसाइड किया कि इसमें हम 50% जो हमारा होगा, ठीक है, सपोज दैट इसमें हम 50% रखते हैं अपने पास। ये 50% हम रखेंगे लॉन्ग टर्म एलोकेशन के लिए, मतलब जो 5 ईयर प्लान है, मतलब 50 रुपीज हम 5 ईयर प्लान पे खर्चा करेंगे। और जो 50 रुपीज हमारे पास हैं उसे हम नॉन प्लान्ड में रखेंगे। नॉन प्लान्ड में बेसिक क्या होगा कि वो हर साल, मतलब जैसे अभी नॉर्मल बजट्स पास होते हैं हमारे, ठीक है, तो उनके हिसाब से यूज किया जाएगा। मतलब ये है कि एक पोर्शन ऑफ हमारा बजट जो रहेगा वो लॉन्ग टर्म में और एक पोर्शन शॉर्ट टर्म में। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, उसे नहीं रखना है आपको। ये जो शॉर्ट टर्म वाले बजट्स होंगे हमारे ना, ये होंगे ईयरली बेसिस पर। ठीक है। ये जो हमारे क्या होंगे, यहाँ पर देखिए क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू द बजट सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स अपने प्लान्स को तैयार करेंगे। प्लान्स नॉन प्लान होगा एक, ठीक है, मतलब बजट का एक पार्ट होगा प्लान और एक बजट का पार्ट होगा नॉन प्लान्ड। ठीक है। तो प्लान्ड पार्ट 5 ईयर का, नॉन प्लान्ड पार्ट हर साल आपका क्या होगा, ईयरली बेसिस पर अपडेट होगा और ईयरली बेसिस पर उनका रिव्यू भी होगा। तो इससे फायदा क्या होगा, लॉन्ग टर्म में जो प्रोसेसेस आपको कंप्लीट करने हैं उनको भी आप कर पाओगे एक फ्रेमवर्क दे करके। और शॉर्ट टर्म में क्या है कि आपने सपोज दैट हमें इसके एक स्कूल बनवाना है, स्कूल तो 1 साल में बन जाएगा, उसका एलोकेशन हो गया। तो हमने 1 साल में एक स्कूल के लिए बजट एलोकेट किया और फिर उसको रिव्यू कर लिया कि बना कि नहीं बना, पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या थे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो शॉर्ट टर्म अप्रोच भी हमारी फुलफिल हो पाएगी और लॉन्ग टर्म भी फुलफिल हो पाएगी। तो ये एक बेसिक सा आइडिया था हमारा किसके पीछे, 5 ईयर प्लान्स के पीछे। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू जी का क्या है, यहाँ पर एक कोट है यहाँ पर दिया हुआ है, डैम्स आर दी टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये इन्होंने इसीलिए सिर्फ कहा था कि ये दिखाता है कि उस समय जब हमारी कंट्री, जिस समय हमारी इंडिपेंडेंस मिली हमें,
हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी थी। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं थी, इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। तो डैम्स जो थे, ये डैम्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे कि इनकी वज़ह से हमारे पास क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी। जब डैम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ये 1 साल में नहीं बनता है, 5-5, 10-10 साल इसमें कई बार लगते हैं वर्क करने में। तो इससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मिलेगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होंगी तो उससे इंडस्ट्रीज़ आएँगी। तो ये कोड का यहाँ पर इम्पोर्टेंस था। तो सबसे पहला जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि प्लानिंग कमीशन ने क्या यहाँ पर डिसाइड किया कि हमारा एक टारगेट है, उसपे कॉन्सेंसस है, वो है पॉवर्टी एलिवेशन का, ठीक है? तो सबसे पहला जब हमारे पास कॉन्सेंसस क्रिएट हो चुका है कि हमें लोगों को अपने गरीबी से बाहर निकालना है, ठीक है? लोगों को अपने गरीबी से बाहर निकालना है, तो जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान प्रिपेयर होके आएगा ना, तो पहला 5 ईयर प्लान हमारा कब से कब तक का होगा? 1951 से लेकर के 1956 तक का। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना होगा कि ये 47 से नहीं है, ये 49 से नहीं है, 50 से नहीं है, ये कब से है? 51 से 56 तक का पहला हमारा 5 ईयर प्लान होगा। और जो इम्पोर्टेंट बात होगी इसमें वो क्या है? वो है कि इस 5 ईयर प्लान के थ्रू हमने टारगेट क्या किया? हमने अभी डिस्कस किया ना कि 5 ईयर प्लान के थ्रू हम लोग लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले 5 ईयर प्लान का हमारे टारगेट्स क्या रहे होंगे? वो था एग्रेरियन सेक्टर, मतलब जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर था, और साथ ही साथ इरिगेशन और डैम्स पर इन्वेस्टमेंट करना। डैम्स में इन्वेस्टमेंट करने से देखिए कितने फ़ायदे होंगे। पहली बात तो आपको जॉब्स क्रिएट होंगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, वाटर का सोर्स मिलेगा और उस वाटर के सोर्स के थ्रू हम लोग क्या कर पाएँगे? इरिगेशन कर पाएँगे और इरिगेशन से क्या होगा? एग्रीकल्चर बूम होगा और उस समय हमारी 80% पॉपुलेशन लगभग एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। तो डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा पाएँगे। हम यहाँ पर जो रूरल एरियाज़ हैं, एग्रेरियन सेक्टर है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या है, इरिगेशन मतलब वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाएँगे, हमारे शहरों को पानी मिलेगा पीने के लिए। तो इसके थ्रू हमने काफ़ी अलग-अलग सेक्टर्स को टैकल करने की कोशिश की, ठीक है? तो उसी में जो सबसे एक आप कह सकते हो कि बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट था हमारा, भाखड़ा नांगल डैम। ये काफ़ी हमारा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था उस समय का और इन सभी चीज़ों की मदद से हमने क्या किया, कोशिश की कि कैसे करके हम लोग पॉवर्टी को कम कर सकें। बट सिर्फ़ इतना ही नहीं, अब हमने यहाँ पर क्या बोला कि एग्रेरियन सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर को हम लोग यहाँ पर टारगेट कर रहे थे, ठीक है? एग्रीकल्चर सेक्टर को टारगेट कर रहे थे। तो अब एग्रीकल्चर कैसे होगा? ये कैसे होगा ये? ये होगा लैंड पर। बट हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा आपने? ये पूरी हिस्ट्री में क्या पढ़ते आ रहे हैं हम लोग? ज़मींदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है? कि कैसे यहाँ पर ज़मींदार थे, उनके पास सारी ज़मीन थी और उन्हीं की ज़मीन लोग काम करते थे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब लोगों के पास लैंड ही नहीं होगी, तो वो वर्क कहाँ करेंगे? हम उनको इरिगेशन फैसिलिटी दे भी देंगे अगर, तो वो इरिगेशन फैसिलिटी कौन यूज़ करेगा? वो यूज़ करेंगे हमारे यही ज़मींदार्स, वो हमारे एग्रीकल्चरल लेबरर्स के पास नहीं जाएगा। तो सबसे पहली ज़रूरत हमारी क्या थी कि लैंड रिफ़ॉर्म करने थे हमें। और ये जो प्लान प्रिपेयर हुआ ना हमारा फर्स्ट, अभी तक हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान ही डिस्कस कर रहे हैं, ओके? तो जो हमारा पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसने इस बात पर एम्फसाइज़ किया कि जो पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो लैंड है, वो बहुत ही, सपोज़ दैट आपकी पॉपुलेशन 100 लोगों की है, तो इसमें से 95% जो लैंड है, वो सिर्फ़ 2 या 3 लोगों के पास है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी दिखा रहा है। ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ़, ठीक है? तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो उस समय भी था। तो टारगेट क्या था कि पहले तो आप ये लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन करो। इट मीन्स जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, इसको आप डिवाइड करो और सबके पास पहुँचाओ इसे कैसे करके। ताकि लोगों के पास एग्रीकल्चरल लैंड्स जाएँ और फिर उसमें एग्रीकल्चर होगा, तब जाके वहाँ पे इरिगेशन का कोई मतलब निकलेगा, ठीक है? और अल्टीमेटली जब ये सारी चीज़ें हो जाएँगी तो क्या होगा, हमारा जो एक मोटिव था, प्राइम मोटिव था क्या? पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है? तो इन सभी चीज़ों की मदद से, इन सभी चीज़ों को हम लोग कॉन्क्लूड करके, इन सभी चीज़ों को एक साथ ले जा करके हम कोशिश कर रहे थे कि कैसे करके हम लोग जो नेशनल इनकम है, उसे रेज़ करें। नेशनल इनकम मतलब कि इनकम हमारी नेशन की कितनी हो सकती है, हम लोग कितना चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तभी होगा, ये तभी ऊपर जाएगी जब नेशन के हर एक आदमी की इनकम में कुछ ना कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट ये कब पॉसिबल होगा? जब एक ऑल अराउंड सबका डेवलपमेंट होगा। और वो कैसे होगा? वो होगा एग्रीकल्चर के थ्रू, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर पे पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी। एग्रीकल्चर कैसे ऊपर जाएगा? जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसमें इरिगेशन मिलेगा। आई होप सो आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो एक आइडिया था, वो मिला होगा।
अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में, और ध्यान रखने वाली बात ये होगी यहाँ पर कि सेकेंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान लगभग लगभग सेम थे। अब हमने पहले बार क्या ट्राई किया, अपने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, ठीक है। बट कोई भी कंट्री सिर्फ अपने एग्रीकल्चर पे फोकस करके डेवलप नहीं हो सकती है, उसे कहीं ना कहीं अपनी इंडस्ट्रीज पे फोकस करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि आप कितना ज़्यादा आप एग्रीकल्चर पे आप डिपेंड हो पाओगे, ठीक है। आप एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं क्रिएट कर सकते हो। हाँ, आप अपनी फुलफिल कर सकते हो, जो आपकी फूड की नीड्स हैं, बेसिक नीड्स आप फुलफिल कर सकते हो, बट उससे आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए? इंडस्ट्रीज चाहिए। इंडस्ट्रीज से क्या आएगा? आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, आपके यहाँ बिजनेसमैन आएंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, और हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। और जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो साथ में क्या होगा? इससे जब यहाँ पर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स भी आएंगे, रिसर्च होगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आप बनेंगे आपके, उनसे एक कंट्री का पूरा क्या है, आपको जो लिटरेसी रेट है वो कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही कनेक्टेड होती हैं आपस में, आप इसको सेक्लूड करके नहीं चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड 5 ईयर प्लान के हिसाब से पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये फोकस कर रहा था हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, ये इनका नाम है, ये इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, पीसी महल नोबिस। तो यहाँ पर क्या है, ये इनका नाम है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि इसको किसने यहाँ पर ड्राफ्ट किया था, ये चीफ प्लानर कौन थे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जब हमारा प्लान ड्राफ्ट हो रहा था या प्लान हम फाइनलाइज कर रहे थे, उसी टाइमलाइन के बीच में एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इंसिडेंट होता है। वो क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। कांग्रेस पार्टी का हमने ये चीज देखा कि इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट था उसी में ही, उसके थ्रू आउट हमने देखा कैसे कांग्रेस के सेशन होते थे, और उन सेशन में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए आते थे। अब चूंकि हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद एक डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे थे, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि पार्टीज का से काफी ज्यादा होगा। इट मीन्स जो रूलिंग पार्टी की पॉलिसी होगी वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी पर रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, कांग्रेस ने यहाँ पर ये डिसाइड किया कि हमारा जो गोल होगा वो होगा सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब क्या है? सोशलिस्ट मतलब होता है समाज के लिए, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा यहाँ पर हम लोग इस लेवल पे ये समझेंगे कि हमें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जो पूरे समाज का ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए काम करे, ठीक है। ऐसा ना हो कि सिर्फ सिर्फ जो अमीर हैं या जो ऊपर हैं सोसाइटी की हायरार्की पे उनके लिए ही वर्क हो, या फिर जमींदार्स के लिए ही वर्क हो, लेबरर्स के लिए वर्क ना हो, या फिर सिर्फ लेबरर्स के लिए वर्क हो, या फिर जो वेल टू डू सोसाइटी है उनके लिए वर्क ना हो। इट मीन्स हमें सोसाइटी एक इंडिविजुअल का पार्ट, एक सिर्फ इंडिविजुअल से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। सोसाइटी क्या होती है? डिफरेंट इंडिविजुअल और डिफरेंट आइडेंटिटीज से मिलकर बनी होती है। उसमें आपके अमीर लोग भी आएंगे, गरीब लोग भी आएंगे, जो आपकी कास्ट की हायरार्की है उसमें ऊपर जो होंगे लोग वो भी आएंगे, जो नीचे हैं वो भी आएंगे, डाउन टॉर्डन सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी आएंगे, विमेन भी आएंगी, आपके ट्रांसजेंडर्स भी आएंगे, सब आएंगे। और जब हर आइडेंटिटी की आप नीड्स को फुलफिल करोगे, जब आप हर आइडेंटिटी को डेवलप करोगे, तब जाकर कहीं पे एक सोशलिस्ट सोसाइटी को आप स्टैब्लिश कर सकते हो। इट मीन्स यहाँ पर गोल क्या था कि आप हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का डेवलपमेंट करोगे, ये इन्होंने गोल अडॉप्ट किया। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। तो अब ऐसा करने के लिए क्या जरूरी रहा होगा? तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया, गवर्नमेंट ने इम्पोज किए सब्सटैंशियल टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स। इसमें काफी वर्ड्स हैं, हम लोग देखते हैं इसे ब्रेक करके। सब्सटैंशियल मतलब कि जो एक इफेक्ट क्रिएट कर सके, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं और अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको 1 रुपया देता हूँ, तो ये क्या मतलब कुछ है नहीं, ये कुछ इफेक्ट नहीं क्रिएट करेगा आपकी वेल्थ के ऊपर, ये सब्सटैंशियल नहीं है। बट मैं आपसे कहूँ मैं आपको 80 रुपीज देता हूँ, तो क्या है, ये आपकी वेल्थ में 80% का इंक्रीज करेगा। तो ये क्या है? सब्सटैंशियल। आप समझ रहे हो ना? कोई भी एक ऐसा एक्शन लेना जिसकी एक अपनी वेटेज हो, जिससे कुछ इफेक्ट क्रिएट हो, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या इम्पोज किया? ऐसे टैरिफ्स। टैरिफ्स में मतलब क्या होते हैं? टैरिफ्स मतलब कई तरीके हो सकते हैं। ये आपके हो सकते हैं टैक्स के फॉर्म में, ये हो सकते हैं आपके क्वालिटेटिव फॉर्म में। एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। और ये किस पे लगाए गए? ये इंपोर्ट्स पर लगाए गए। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ इस टर्म को, ठीक है। पूरे इंपोर्ट्स मतलब जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सपोज दैट उस समय हमारी कंट्री में अगर रेडियो नहीं बनते थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। उस समय हमारी कंट्री में रेडियो नहीं बनते थे, तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियो बनते रहे होंगे जर्मनी में फॉर एग्जाम्पल, तो जर्मनी से हम लोग उसको इम्पोर्ट करते थे अपने यहाँ। तो अब इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन जर्मनी में होगा, वहां के लोगों को जॉब मिलेगी और फायदा वहां पे होगा।
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि जब भी कोई एक रेडियो वहाँ से आएगा और वो रेडियो सपोज दैट 100 रुपीज़ का है, तो हम लोग क्या करेंगे, टैरिफ्स लगाएँगे। टैरिफ मतलब क्या होता है, टैक्स। ठीक है, अब टैरिफ का मतलब देखिए टैक्स भी हो सकता है या फिर क्वालिटी कंट्रोल से भी हो सकता है, मैं भी उसे एक्सप्लेन करता हूँ, बट अभी यहाँ पर टैक्स समझ के हम लोग उसको कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं पहले। सपोज दैट रेडियो 100 रुपीज़ का है और वो इंडिया में आ रहा है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने बोला इस पे हम लोग 50% टैरिफ लगाएँगे। इसका मतलब क्या है कि अब ये रेडियो जब इंडियन मार्केट में आएगा तो 100 प्लस 50 या 150 रुपीज़ का सेल होगा। इट मीन्स यहाँ पर इसकी वैल्यू या इसकी जो प्राइस है उसमें एक सब्सटैंशियल इफेक्ट आ रहा है। उस पे क्या हो रहा है, एक सब्सटैंशियल चेंज आ रहा है। किस पे, इंपोर्ट पर। तो अब यहाँ पर क्या समझ में आया हमें कि गवर्नमेंट ने ऐसे टैक्सेस या ऐसे टैरिफ्स लगाए इंपोर्ट्स के ऊपर जो कि इफेक्ट क्रिएट कर सकते थे। अब ये इफेक्ट किस लिए चाहिए होगा, ये इफेक्ट हमें चाहिए था अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। अब अगेन ये कैसे बचेगा, फिर से सोचिए, यही जो रेडियो जो जर्मनी से प्रोड्यूस होकर के आ रहा है वो 100 रुपीज से आ रहा है और हम भी अपने यहाँ पर एक रेडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज दैट उसकी प्राइस भी क्या है, वहाँ पर 100 रुपीज है या 110 रुपीज है। ठीक है, हम उतनी डेवलप कंट्री नहीं थे तो हमारे पास उतनी मशीनरी नहीं रही होगी, तो हम लोग थोड़ा महंगा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, हमारे अपने कंस्ट्रेंट रहे होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब कंज्यूमर के सामने चॉइस है, एक रेडियो जर्मनी से आ रहा है 100 रुपीज़ का और हम बना रहे हैं 110 रुपीज़ का। तो वो किसे बाई करेगा, वो करेगा इस रेडियो को बाई, जर्मनी वाले को। तो जब जर्मनी वाले रेडियो को बाई करेगा तो इंडिया में जो प्रोड्यूस हो रहा है रेडियो, ये सेल नहीं होगा। तो इट मीन्स अब इंडिया में जब रेडियो सेल ही नहीं हो रहे हैं हमारे बने हुए, तो हमारी इंडस्ट्रीज इन्हें प्रोड्यूस नहीं करेंगी, क्योंकि सेल ही नहीं होगा तो प्रोड्यूस क्यों करेंगी। ठीक है, तो जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी लोकल की जो है वो प्रोड्यूस हमारी प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगी। तो टैरिफ लगाने से क्या फायदा होगा, 50% टैरिफ लगा दिया, ये हो गया 150 रुपीज़ का। अब आपके सामने चॉइस है 150 और 110 की, तो अब आप इसे बाई करोगे। तो इसे बाय करोगे तो क्या होगा, इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिलेगी और इंडियन इंडस्ट्रीज के रेडियोस या दूसरे प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक आइडिया था, आपको आई होप समझ में आ गया होगा टैरिफ के पीछे। अब मैंने आपसे कहा था कि टैरिफ भी टैक्स के फॉर्म में हो सकते हैं और क्वालिटी या दूसरे फॉर्म में हो सकते हैं, तो वो कैसे हो सकता है देखिए। सपोज दैट टैक्स तो आपको समझ में आ गया ना यहाँ पर। अब इंडियन गवर्नमेंट ने सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि रेडियो आप बना तो रहे हो, बट रेडियो की जो प्लास्टिक होनी चाहिए ना उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। ये भी एक तरीके का क्या है, यहाँ पर टैरिफ है। तो होगा क्या अगेन यहाँ पर कि अब हो सकता है जर्मनी को जब ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्लास्टिक लगानी पड़े, मतलब प्लास्टिक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होती है खैर, बट कंपेरेटिवली जैसे रिसाइकिल किया जा सके, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ आपको, तो महंगा पड़े। तो ये जो 100 रुपीज़ का था अब इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी जर्मनी तो ये 200 रुपीज़ का हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया ना, आइडिया यहाँ पर ये था कुल मिला करके। तो इससे क्या होगा, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट होंगी और साथ ही वहाँ पर उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी लोकल में, और जब लोकल में जॉब्स क्रिएट होंगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसका फ़ायदा क्या मिलेगा हमें, अगेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी और साइंटिफिक डेवलपमेंट होगी, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट्स आएंगे और वो सारा प्रोसेस जो हमने समझा। और इसी वजह से हमें देखने को मिला कि इसके बाद हमारे यहाँ कई इंडस्ट्रीज थी जो इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरी, कम्युनिकेशन, इन सभी सेक्टर से जुड़ी हुई थी और इन सभी ने एक काफ़ी ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट देखा इन सभी डिसीजंस की वजह से। ठीक है, अब मैंने जैसे पहले कहा था कि हर चीज़ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं, तो इसमें क्या था, कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। तो जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी पॉइंट आउट किए। तो वो नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे वो आप लोग खुद भी सोच सकते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया। सबसे पहली बात, अगर हमें अपने यहाँ इंडस्ट्रीज लानी है तो इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक डेवलपमेंट होना चाहिए, आपके यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती हैं। बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो किसके पास थी, वो थी डेवलप्ड वर्ल्ड के पास, वो यूरोप के पास, यूएसए के पास। तो अब वो कोई भी चीज़ फ्री में तो आपको देंगे नहीं, वो आपसे क्या चार्ज करेंगे, वो चार्ज करेंगे आपसे पैसा। ठीक है, तो वेल्थ अगेन आपको हमारी क्या हुई, जो हमारा प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज था, ठीक है, वो क्या हुआ, बाहर जा रहा था, ग्लोबल मार्केट में जा रहा था। अब ये इससे प्रॉब्लम क्या आई होगी, फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है तो क्या दिक्कत है। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये है कि अगर हमें यूएसए से कोई चीज़ बाई करनी है तो उसे क्या देना होगा हमें, उसे हमें सिंपल सी बात है डॉलर देने होंगे। अब डॉलर हम छाप तो सकते नहीं है, तो डॉलर हमारे पास कैसे आएंगे, जब हमने कोई चीज़ यूएसए को सेल की होगी तब यूएसए हमें डॉलर देगा। ठीक है, और जब हमें यूएसए से कुछ खरीदना होगा तो हम उसे डॉलर रिटर्न कर देंगे।
बट हमारे पास डॉलर कैसे आएंगे जब हम कुछ सेल ही नहीं कर रहे हैं उनको। ठीक है, हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थोड़े बहुत सेल कर रहे थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो हम उनका क्या सेल करेंगे। इट मीन्स हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, ये बहुत कम था, डॉलर्स हमारे पास काफ़ी कम थे, तो जो थे भी उसे हमने खर्च किया टेक्नोलॉजी पे बाय करने के लिए। अब जब टेक्नोलॉजी पे आप ज़्यादा फोकस कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा ना। अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, अब आप 100 रुपीज़ में आप डिसाइड करते हो कि 80 रुपीज़ हम टेक्नोलॉजी पे खर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर कम करोगे, एग्रीकल्चर पे कम करोगे, तो दूसरे सेक्टर्स कहीं ना कहीं हर्ट तो बिल्कुल होंगे। तो इससे यहाँ पर क्या हुआ, कंट्री के अंदर एक कंडीशन क्रिएट हुई, एक फूड शॉर्टेज की। ठीक है, यहाँ पर क्रिटिक्स का कहना था कि इसकी वजह से, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के बीच में इन्वेस्टमेंट में पैरिटी नहीं ला पा रहे हैं, बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और फूड की शॉर्टेज हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ जब आप यहाँ पर थर्ड जो यहाँ पर हम लोग सेकंड 5 ईयर प्लान को डिस्कस कर रहे थे, आपने पूरा सुना तो ये क्या था, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग था ये। जब इंडस्ट्रीज पे फोकस था, टेक्नोलॉजी पे फोकस था, तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि गवर्नमेंट का एक अर्बन बायस था। ये क्रिटिक्स का कहना था ऑफ कोर्स। ठीक है, अब गवर्नमेंट को तो क्या है, उन्हें तो सबको देख के चलना है ना, उनको तो इंडस्ट्रीज भी देखनी है ताकि लेबर्स को भी ऑफ कोर्स उनको प्रमोशन मिले और उनका डेवलपमेंट हो, उनको जॉब्स क्रिएट हो। तो क्रिटिक्स तो कहेंगे ही कुछ ना कुछ, बट ये सारा चीज़ था, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको याद करने चाहिए और आपको एक आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा चार्ट है हमारे सामने, इसको आप कंपेयर कर सकते हो। इसमें क्या है, जो रेड वाली बार से ये दिखाता है कि ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कितना परसेंटेज एक्सपेंडिचर था, और ब्लू वाला दिखाता है कि सेकंड 5 ईयर में। तो यहाँ पर क्या है, लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर में फर्स्ट में 15% हुआ, देन इसको रिड्यूस कर दिया गया 11% में। इरिगेशन में देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में 17 था, उसे 10 कर दिया गया। इंडस्ट्री में यहाँ पर आपको मेजर पुश देखने को मिलेगा, 7 से 18 हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में मेजर पुश देखने को मिलेगा। अब ये जरूरी भी था, क्योंकि अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, आपके पास रोड्स नहीं होंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होंगे, तो कैसे डेवलपमेंट होगा, एक इकोसिस्टम नहीं क्रिएट होगा ना। अगेन देखिए, पावर, वो जो डैम वाला बताया ना मैंने आपसे, वो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, सोशल सर्विसेज में आप कॉम्प्रोमाइज करोगे। तो ये सारा कुछ था हमारा, जो हमने यहाँ पर देखा फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में, सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में, और जो जानने वाली चीज़ है वो याद रखना है बैकग्राउंड में कि थर्ड 5 ईयर प्लान भी लगभग सेकंड 5 ईयर प्लान के जैसा ही था। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ पर अपने कुछ 5 ईयर प्लान्स के बारे में देखा, इनके पॉजिटिव्स देखे, इनके नेगेटिव्स देखे, और अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। और ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था, जहाँ पर आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या क्या था। हम लोग ट्राई करेंगे 1-2 लेक्चर में इस पूरे अपने सिलेबस को, सॉरी, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। टिल देन अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।